नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, आज हम एक नए सब्जेक्ट को आपके सामने प्रस्तुत करने आए हैं। जैसा कि आपने बोर्ड पे देख ही लिया होगा, हिंदी पाठ्यक्रम लिखा हुआ है। तो बेटा आज की जो क्लास होगी हमारी वो हिंदी की क्लास होगी, यानी कि हम हिंदी में यूपी कांस्टेबल को तो टारगेट बेटा करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में हम यूपीएसआई को भी टारगेट करेंगे, यूपी पैट को भी टारगेट करेंगे, यूपी SSC के जो भी एग्जाम होगा जिसमें हिंदी आती है, हर एक एग्जाम को हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा। और यहां तक कि किसी भी स्टेट में जिसमें हिंदी आती हो, हर एक एग्जाम को हम लेकर चलेंगे। यूपी कांस्टेबल तो हमारा प्रायोरिटी रहेगा ही रहेगा, प्राथमिकता रहेगी, लेकिन साथ में कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, जिसमें हिंदी पूछता हो, यानी कि हम हिंदी को इस तरीके से लेकर चलेंगे कि 0 to टॉप लेवल तक हम चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा बेटा कि बहुत सारे बच्चों के मन में ना एक भावना पैदा हो सकती है वीडियो को देखते ही, कि वो भावना क्या हो सकती है कि एक ही टीचर कैसे मैथ पढ़ा सकता है और एक ही टीचर रीजनिंग पढ़ा सकता है और एक ही टीचर हिंदी पढ़ा सकता है। तो बेटा जब तक आप क्लास नहीं लोगे तो अपने परिणाम पर या किसी निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले बेटा आप जो है क्लास को देखना और देखने के बाद आप किसी भी परिणाम पे जाना। ठीक है बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाई, पाठ्यक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। तो हिंदी पाठ्यक्रम, तो मैंने इसको बिल्कुल एक सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है। 21 चैप्टर मैंने लिए हैं। हालांकि जो 21वां चैप्टर है हिंदी भाषा का विकास, ये सबसे पहला चैप्टर होना चाहिए था, लेकिन हमें इस बात का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब पढ़ाते हैं कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारा का सारा जो चैप्टर है हिंदी भाषा का विकास, ये एक थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं भाषा किस तरीके से विकसित हुई है ना, भाषा के प्रत्येक देश में कितने रूप मिलते हैं, है ना, संस्कृत क्या है, पाली क्या है, प्राकृत क्या है, अपभ्रंश क्या है, इन चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, सौर सैनी अपभ्रंश क्या है, इन चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे अंत में। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी सवाल बनता है एग्जाम में, 100% बनेगा। किसी भी एग्जाम को आप दे लो तो यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है बेटा कि एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ ले, कि 5-6 चैप्टर पूछ ले, वो 5-6 क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि आपने सुना ही होगा ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक उसी प्रकार हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ताकि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाए। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला बेटा हमारा जो टॉपिक होगा वो वर्णमाला होगा, और वर्णमाला के बाद बेटा हम पढ़ेंगे संधि, और संधि के बाद पढ़ेंगे उपसर्ग, उपसर्ग के बाद पढ़ेंगे प्रत्यय, प्रत्यय के बाद पढ़ेंगे विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के बाद पढ़ेंगे कारक, फिर समास पढ़ेंगे, समास के बाद लिंग पढ़ेंगे। ठीक है ना। लिंग के बाद बेटा वचन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे शब्द भेद, और शब्द भेद में ही हम पढ़ेंगे बेटा तत्सम तद्भव, देसी विदेशी, संकर शब्द कैसे होते हैं, योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, है ना, ये शब्द कैसे होते हैं। ठीक है ना। यौगिक शब्द कैसे होते हैं, और जो ये विकारी शब्द है ये शब्द भेद का ही एक हिस्सा है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द ये शब्द भेद का ही हिस्सा है। तो विकारी शब्द में बेटा हम 4 चीज पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है ना। अविकारी शब्द का मतलब होता है जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो पाए, यानी कि जो अपनी मूल अवस्था को ना छोड़ पाए। ठीक है ना। तो वो होता है क्या, अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द कितने हैं बेटा, ये 4 है। ये 4 चीजों को हम यहां पढ़ेंगे। देखो बेटा हिंदी में ना बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है। ठीक है ना। कुछ विद्वानों का कहना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो निपात है ये भी एक अवयव है, ये भी अविकारी शब्द के अंतर्गत ही माना जाएगा। ठीक है ना। लेकिन कुछ विद्वान जो है अविकारी शब्दों में केवल इन 4 को ही लेते हैं। ठीक है ना। और निपात को अलग मानते हैं। ठीक है। जबकि अविकारी शब्द ये भी अविकारी है और ये भी अविकारी है, क्योंकि ये भी अवयव होता है और ये भी अवयव होता है। यानी कि अवयव का मतलब जिसको हम खर्च ना कर सके, जिसमें कोई परिवर्तन ना कर सके। ठीक है ना। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे वाक्य, वाक्य के बाद पढ़ेंगे वाच्य, वाच्य के बाद पढ़ेंगे काल, काल के बाद पढ़ेंगे रस, फिर छंद, अलंकार, फिर हिंदी साहित्य, और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। तो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हमें हमारा जो सिलेबस है वो ये है, इस चीज को हमें पढ़ना है। तो एक एक करके हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा आज का जो टॉपिक होगा, सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा वर्णमाला। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला से। ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो एक बार। ठीक है ना। तो बच्चों अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो हिंदी वर्णमाला। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो पहला टॉपिक यही होगा, हिंदी वर्णमाला। ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा हेडिंग लगा लो अपनी कॉपी पे वर्णमाला की, वर्णमाला होती क्या है।
वर्णमाला होती क्या है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहां से ही बनता है और पूछा भी गया है एग्जाम में कई बार कि वर्णमाला के बारे में, कि वर्णमाला क्या होती है। 4 ऑप्शन देता है कि वर्णों का व्यवस्थित रूप या वर्णों का समूह, और 2 ऑप्शन और देगा और पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो बेटा वर्णमाला होगा क्या, तो समझना बेटा वर्णमाला होगा क्या। तो वर्णों का या लिपि चिन्हों का, वर्णों या लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो वर्णमाला होती है वो क्या होती है, तो वर्णों या लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाती है। जैसे कि मोतियों की माला होती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ वर्णों की माला है। तो यहाँ पे वर्णमाला का मतलब वर्णों की माला, ठीक है ना, लेकिन एक अरेंजमेंट में, एक सिक्वेंस में अरेंज है तो उसी को हम बोल देंगे वर्णमाला, ठीक है ना। तो व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप ही क्या कहलाता है बेटा, वर्णमाला। तो यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा हुआ है लिपि चिन्ह, कि ये जो लिपि चिन्ह होते हैं ये क्या होते हैं। तो लिपि चिन्ह को समझने का प्रयास करेंगे बेटा, लिपि चिन्ह क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिपि चिन्ह क्या है। तो लिपि चिन्ह क्या होते हैं समझिए, वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है या होती है, ठीक है ना। तो वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती हो तो उसी को क्या बोलते हैं, हम उसी को बोलते हैं लिपि चिन्ह। क्लियर होगी बात। मान के चलो हमें कै लिखना है, तो कै एक वर्ण है। अब इस कै को हमने ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि हमने चिन्ह बना लिया कि कै को अब हमें ऐसे ही लिखना है। तो ये एक चिन्ह है, एक साइन है। हमें लिखना है खे, तो खे को हमने ऐसे लिखा तो इसका मतलब ये चिन्ह है, तो लिपि चिन्ह है ना। बात समझ में आई कि लिपि चिन्ह का मतलब क्या होगा, वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता पड़ेगी उसी को क्या बोलते हैं, हम लिपि चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी वर्णमाला में अगर मैं बात करूं कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल जो वर्ण है हिंदी वर्णमाला में वो होते हैं 52, कि कुल वर्ण कितने होते हैं बेटा 52। और इन 52 के 52 वर्णों को ही अगर हम अरेंज कर दे बिल्कुल सीक्वेंस में तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं ए के बाद आ के बाद ई के बाद बड़ी ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, इस तरीके से, फिर कै के बाद खे के बाद गे के बाद घे। तो इस तरीके से अगर हमने इन 52 वर्णों का सीक्वेंस में अरेंजमेंट किया तो इसी को क्या बोल लेंगे बेटा, वर्णमाला बोल लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर क्वेश्चन वर्णमाला से बन के आया तो इस वर्णमाला में तो आपको कोई डाउट होगा नहीं कि वर्णमाला क्या कहलाती है। वर्णमाला कहलाती है वर्णों या लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध या फिर व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाती है। लेकिन एक छोटा सा शब्द और होता है वर्ण समूह, इसको आप एक बार नोट कर लो, ठीक है ना। वर्ण समूह क्या होगा इसको भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है ना। तो समझिए वर्ण समूह क्या होगा, मैं इधर लिख देता हूं वर्ण समूह। तो वर्ण समूह, तो वर्णमाला और वर्ण समूह में बेटा फर्क है। वर्णमाला तो होता है व्यवस्थित रूप, सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ, वर्णों का सीक्वेंस में अरेंज करना, ठीक है ना। लेकिन वर्ण समूह क्या होगा, वर्णों का अव्यवस्थित रूप, वर्णों का अव्यवस्थित रूप, वर्णों का अव्यवस्थित रूप। जैसे मैं यहां पे लिख दिया कै के बाद आ गया चे, फिर आ गया ए के बाद लिख दिया मैंने खे, और खे के बाद लिख दी ई, बड़ी ई। तो ये क्या है, ये वर्ण तो है लेकिन ये वर्णों का व्यवस्थित रूप नहीं है, ये वर्णों का केवल समूह कहलाया। तो यानी कि वर्ण समूह का मतलब केवल इतना सही है कि वर्णों का अव्यवस्थित समूह या अव्यवस्थित रूप ही वर्ण समूह कहलाएगा, जबकि वर्णमाला कहलाती है कि वर्णों का व्यवस्थित रूप या क्रमबद्ध रूप, ठीक है ना। तो वर्णों का क्रमबद्ध रूप ही क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगी। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है ना। तो वर्णमाला समझ में आया, वर्ण समूह समझ में आया। अब नंबर आया बेटा ध्वनि का। ध्वनि क्या होती है, जैसे कि हम बोलते हैं तो हम आवाज करते हैं कि नहीं, ये हमारी क्या है, ध्वनि तो है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जिसको बोला जा सके या सुना जा सके, अर्थात जिसकी अपनी एक आवाज हो, उसी को क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, ठीक है ना। मैं रफ कर देता हूं इसको, आप नोट कर लो तब तक।
तो इसके बाद नंबर है बेटा ध्वनि का। तो एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास करना है, रट्टाफिकेशन नहीं बजाना, बस इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है ना। जब भी तुम रटने की कोशिश करोगे समझ लेना कि तुम भूल जाओगे चीजों को, तो समझने का प्रयास करो। सब अब नंबर है तीसरे नंबर पे, पहले हमने वर्णमाला पढ़ी, वर्णमाला के बाद हमने पढ़ा वर्ण समूह, तो दोनों में फर्क समझ में आया होगा। अब नंबर आया किसका, ध्वनि का, कि ध्वनि क्या होती है। तो जब आप किसी से बात करते हो तो बात करते वक्त जो चीज आपके मुख से निकलती है उसी को हम ध्वनि बोलते हैं, यानी कि जिसकी अपनी एक आवाज हो, जिसको बोला जा सके या सुना जा सके, उसी को हम क्या बोलेंगे, ध्वनि बोलेंगे। तो लिख लो इस बात को, जिसे बोला या सुना जा सके, सुना जा सके, अर्थात जिसकी अपनी एक आवाज हो। जैसे हमने लिखा कै, तो कै को जब बोलोगे तो कै की एक आवाज होगी, एक साउंड होगी, खे, ए, आ, ठीक है, घे, तो इसकी अपनी एक आवाज है, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं हम। बात समझ में। इसके बाद है बेटा वर्ण। वर्ण क्या होता है, तो वर्ण को समझने का प्रयास करना। देखो वर्णमाला समझ में आई, वर्ण समूह समझ में आया, ध्वनि समझ में आई। अब बात आई वर्ण की, कि वर्ण क्या होगा। तो बेटा वर्ण होता है ध्वनि का लिखित रूप, यानी कि जब हम ध्वनि को लिख दे, ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप, यानी कि जो हमारे मुख से ध्वनि, जो हमारे मुख से आवाज निकली, अगर उसको हमने लिख दिया तो इसी को क्या बोलते हैं, हम वर्ण बोलते हैं। क्लियर हुई बात, इसी को क्या बोलते हैं, हम वर्ण बोलते हैं। या फिर मैं कह सकता हूं ध्वनि के लिपि चिन्हों को भी क्या कहते हैं, ध्वनि के लिपि चिन्हों को भी, ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं, ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। या मैं बोल सकता हूं कि स्वर या स्वर रहित व्यंजन, स्वर या स्वर रहित व्यंजन, स्वर या स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। स्वर या स्वर रहित व्यंजन क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। अब जितने भी स्वर है, हिंदी में कितने स्वर है, हिंदी में 11 स्वर है, तो 11 स्वर क्या है, वर्ण है। क्योंकि हम अक्षर को और वर्ण को दोनों को ही, मतलब अक्षर और वर्ण दोनों स्वर भी होते हैं, समझ रहे बात को। तो बात हम कर रहे हैं किसकी, वर्ण की। तो स्वर, स्वर क्या है, वर्ण है, और स्वर हिंदी में कितने हैं, 11, तो 11 के 11 जो स्वर है वो वर्ण है। या फिर स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन का मतलब हुआ कि जिस व्यंजन में स्वर न हो, यानी कि स्वर रहित व्यंजन क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ए क्या है, स्वर है। आ क्या है बेटा, स्वर है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे कै लिख रहा हूं तो कै ये फिलहाल जो है, ये क्यों कै है, ये वर्ण नहीं है। अगर मैं ये बोल दूं कि आधा कै, तो आधा कै जो बनेगा वो स्वर रहित व्यंजन बनेगा, ठीक है ना। आधा खे क्या बनेगा, स्वर रहित व्यंजन बनेगा। आधा कै क्या बनेगा, स्वर रहित व्यंजन बनेगा। लेकिन अगर इन्हीं व्यंजन में हम स्वर लिया है तो ये वर्ण न रहकर अक्षर बन जाएंगे। यानी कि अक्षर का मतलब होता है बेटा स्वर और व्यंजन का मेल अक्षर कहलाता है, जबकि स्वर रहित व्यंजन क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे हमेशा, ठीक है ना। नोट करो इसको, ठीक है। या फिर मैं भी ये भी कह सकता हूं कि जिसके टुकड़े या खंड न किए जा सके, ऊपर लिख दो भाई मैं, जिसके टुकड़े या खंडना किए जा सके। वर्ण क्या होता है, जिसके टुकड़े या खंडना किए जा सके। चौथे नंबर को मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जिसके टुकड़े या खंडने किए जा सके, जिसके टुकड़े या खंडने किए जा सके। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई वर्ण लिख दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे कै लिख दिया, तो कै को क्या मैं इस तरीके से लिख दूंगा भाई, ठीक है ना, नहीं लिख सकते। तो यानी कि कै का जो चिन्ह है वो ये था, ठीक है। इसको हम और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। तो वर्ण का मतलब हुआ जिसके टुकड़े या खंडने किए जा सके, जिसको हम और ज्यादा ब्रेक ना कर सके, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम वर्ण बोलते हैं, जिसके टुकड़े या खंडने किए जा सके। जैसे कि कै हो गया, खे हो गया, गे हो गया, है ना, घे हो गया, चे हो गया, तो ये सब क्या है बेटा, वर्ण है। आधे वर्ण, आधे मतलब जिसमें स्वर ना हो वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं, ठीक है ना बेटा, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ वर्ण का मतलब क्या होगा, जिसे बोला जा सके,
जिसे सुना जा सके, जिसे पढ़ा जा सके, जिसे लिखा जा सके, या फिर जिसको देखा जा सके, वो भी क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है ना। तो नंबर 5 का पॉइंट हमारा यही होगा कि जिसको बोला जा सके, जिसको बोला, सुना, लिखा, पढ़ा एवं देखा जा सके, देखा जा सके, क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है ना। तो वर्ण के बारे में बात समझ में आई होगी कि ध्वनि का जो लिखित रूप होता है कि जब हम अपने मुख से कोई बात निकालते हैं वो होती है हमारी ध्वनि, और जब उस ध्वनि को हम लिख देते हैं तो ध्वनि का लिखित रूप कहलाता है वर्ण। और ध्वनि के लिपि चिन्हों को, यानी कि ध्वनि के लिपि चिन्हों को, यानी कि जो लिपि चिन्ह होता है वर्ण को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लिपि चिन्ह बोलते हैं। तो ध्वनि के तो लिपि चिन्ह बनाए ना हमने, जो हमने सबसे पहले कै बोला, तो जो ये कै बोला ये ध्वनि थी, और जब हमने लिखा तो ये ध्वनि का लिपि चिन्ह कहलाया कि नहीं कहलाया? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो ध्वनि के लिपि चिन्हों को भी हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। स्वर या स्वर रहित व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वर या स्वर रहित व्यंजन, तो स्वर रहित व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। याद रखना, क्योंकि कई बार पेपर में पूछ लेता है कि स्वर रहित व्यंजन क्या कहलाते हैं। स्वर रहित व्यंजन ऑप्शन में अक्षर भी मिलेगा, वर्ण भी मिलेगा, ध्वनि भी मिलेगी, और इनमें से कोई नहीं भी मिलेगा। तो कौन सा बताओगे? कि जो स्वर रहित व्यंजन होता है वो वर्ण कहलाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि स्वर सहित व्यंजन क्या कहलाएगा, तो स्वर सहित व्यंजन कहलाता है बेटा अक्षर। बात समझ में आई? ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा कि जिसके टुकड़े या खंड न किए जा सके, जिसको और ज्यादा ब्रेक न किया जा सके, जिसको और तोड़ा ना जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है ना। 5वां पॉइंट क्या है हमारा? कि जिसको बोला, सुना, लिखा, पढ़ा या देखा जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। तो चीजें समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो चलिए सबसे अगली जो टर्म है हमारी वो क्या है बेटा? अक्षर। तो वर्ण तो हमारे समझ में आया। अब अगर मैं बात करूं अक्षर की, अक्षर क्या है, तो अक्षर को समझने का प्रयास करना बेटा। तो अक्षर जैसे नाम से स्पष्ट है कि अक्षर, अक्षर है ना, ए लगा हुआ है छर के, यानी कि जैसे कि मरद्दा क्षरण सुना होगा आपने, मरद्दा क्षर सुना होगा है ना। तो ए लग गया तो इसका मतलब जिसका क्षरण न किया जा सके, जिसका विनाश न किया जा सके, इसी को क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। ठीक है बेटा। चलिएगा, तो अक्षर अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो और लिखना शुरू कर दो कि अक्षर क्या है भाई। तो अक्षर हुआ हमारा क्या? समझना, जिस प्रकार वर्ण को हमने बोलते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, ठीक उसी प्रकार ध्वनि का मौखिक रूप क्या कहलाएगा बेटा? अक्षर कहलाएगा। तो ध्वनि का मौखिक रूप, ध्वनि का मौखिक रूप, ध्वनि का मौखिक रूप क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। या फिर मैं बोल दूं कि स्वर या स्वर सहित, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वर या स्वर सहित व्यंजन, अर्थात स्वर और व्यंजन का मेल, व्यंजन का मेल, स्वर या स्वर सहित व्यंजन अर्थात स्वर और व्यंजन का मेल, यह क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। यानी कि स्वर और व्यंजन का मेल क्या बन जाता है? अक्षर बन जाता है। क्लियर होगी बात? यानी कि अगर मैं यहाँ पे ए लिख दिया तो ए हमारा स्वर है, तो जो ए स्वर है ये हमारा अक्षर भी है और वर्ण भी है। यानी कि सभी स्वर जो है वो वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं। आ जो लिख दिया, आ क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? तो जो अगर आ लिख दिया तो बेटा इसको हम अक्षर भी बोल सकते हैं और इसको हम जो है वर्ण भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि स्वर जो होंगे वो अक्षर भी कहलाते हैं और वर्ण भी कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कै लिख दूं, आधा कै ना लिखूं, कै के नीचे हलंत ना लगाऊं, तो जो ये कै लिखा हुआ है ये फिलहाल अक्षर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? अक्षर लिखा हुआ है। कै के बाद क्या लिख दिया मैंने? खे, ये भी अक्षर है, गै भी अक्षर है, घै भी अक्षर है। तो इस तरीके से क्या है? ये अक्षर है। ठीक है ना। तो आपको इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बेटा इसको याद रखना है कि स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो स्वर सहित व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। और स्वर रहित व्यंजन, जिन जिन व्यंजन में स्वर न हो वो क्या कहलाते हैं? वो वर्ण कहलाते हैं।
और जिन व्यंजन में स्वर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, अक्षर बोलते हैं। तो चीजें क्लियर हुई होगी बेटा, यहां से सवाल बना हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना, ये मत सोचना कि पता नहीं क्या बोल दिया, ठीक है ना। चलिएगा, तो तीसरा पॉइंट देखते हैं भाई, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैं नाम से स्पष्ट कर रहा, एक अक्षर यानी कि जिसको कम या ज्यादा न कर सके, जिसका विनाश ना कर सके, जिसका क्षरण ना हो सके, जिसको कम या नष्ट ना किए जा सके, ठीक है। लिखो, जिसको कम या नष्ट ना किया जा सके, किया जा सके, जिसको कम या नष्ट ना किया जा सके, अर्थात जिसका क्षरण मतलब विनाश, जिसका क्षरण यानी कि विनाश ना हो सके, जिसका क्षरण यानी कि विनाश न किया जा सके, न किया जा सके। बात समझ में आई, न किया जा सके, नोट करो फटाफट, ठीक है ना। जिसको कम या नष्ट ना किया जा सके, अर्थात जिसका क्षरण यानी कि विनाश न किया जा सके। अब जैसे कि अक्षर है तो ए लगा हुआ है पहले ही, ठीक है ना। जैसे कि बोल दे ना विवेक, भाई बहुत विवेकपूर्ण बच्चा है, तो इसके सामने लिख दो मैं अविवेक, तो इसका मतलब इसमें कोई विवेक नहीं है, इसमें कोई सभ्यता का कोई भी प्रदर्शन नहीं है। बात समझ में आई। ठीक उसी प्रकार अक्षर, तुमने मृद्धाक्षर सुना होगा, मृद्धाक्षर का मतलब मिट्टी का कटना, ठीक है ना। और हमने अमृद्धाक्षर बोल दिया, इनके मिट्टी नहीं कटी वहां पे, जिसको कम नहीं हुई वहां पे, नष्ट नहीं हुई वहां पे। तो इसी प्रकार अक्षर यानी कि जिसका विनाश न किया जा सके, जिसको कम या नष्ट न किया जा सके, उसी को क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, तो क्या मैं ए को इस तरीके से लिख दूं, मान लोगे आप ए, ये ए है, नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते, तो ए को हम इस तरीके से लिखेंगे, इसको इससे ज्यादा कम नहीं किया जा सकता, इसलिए हम क्या बोल लेंगे, इसको बोल लेंगे अक्षर। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। तो यहां तक बच्चों बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल लिख दिया के, खे, गे, चे, तो ये सब एग्जाम्पल है, नोट कर लो फटाफट, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक पढ़ेगा बेटा हम शब्द की, शब्द क्या है समझ रहे, तो उसको नोट करो तब तक आप। बता दो उसको, चलिएगा। तो अगली जो टर्म है बेटा हमारी, अगली टर्म है हमारी शब्द कि शब्द क्या होता है, शब्द क्या होता है। तो हेडिंग लगा लो अपनी कॉपी पे, शब्द कि शब्द क्या होता है, ठीक है ना। तो शब्द, अगर बेटा मैं शब्द की बात करूं, ठीक है, तो समझना पहले, एक शब्द, एक वर्ण लिखा मैंने ले, या अक्षर मान लो या वर्ण मान लो, फिलहाल के टाइम में, है ना। एक लिखा मैंने मैं और एक लिखा मैंने के, ठीक है ना। तो फिलहाल क्या है, ये के ले में है, के ले में है। तो अगर मैं बात करूं के ले में, कलम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कलम क्या बन गया, ये बन गया हमारा शब्द। और कलम का अर्थ अवश्य होगा, कलम तुम समझ गए, कलम क्या होती है, पेंसिल मतलब, ठीक है ना, कलम। इसी से मैं एक शब्द बना सकता हूं, के में ले कमल, तो कमल भी शब्द बन गया इससे, बात समझ में आई, ठीक है ना। लेकिन अब मुझे बताओ, अगर मैं ये पहले लिख दूं ले के में लकम, ये बताओ लकम कोई शब्द बना, अपने जीवन काल में आपने इस शब्द को कभी पढ़ा है क्या, या कभी लिखा हो या सुना हो या देखा हो, आप कहोगे सर नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा कोई शब्द नहीं बना। जबकि कलम भी शब्द कलम भी हमारा एक शब्द होता है और कमल भी हमारा एक शब्द होता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह, वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। तो इसी बात को मैं यहां से समझ गए, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो लिखेगा वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह, वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, जिसका या जो एक निश्चित अर्थ दे, जो एक निश्चित अर्थ दे, जो एक निश्चित अर्थ दे, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम शब्द बोलते हैं। कि वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ दे या जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, ठीक है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम शब्द बोलते हैं, ठीक है ना बेटा, ठीक है। चलिएगा, एक पॉइंट ये हो गया हमारे सामने। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट बेटा ये हो सकता है, एक सेकंड, दूसरा पॉइंट हो सकता है बेटा हमारा, दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं हम कि कारक चिन्ह,
कारक चिन्ह रहित, कारक चिन्ह रहित वर्ण समुदाय, कारक चिन्ह रहित वर्ण समुदाय, कारक चिन्ह रहित वर्ण समुदाय, कारक चिन्ह रहित वर्ण समुदाय जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, ठीक है ना, जिसका कोई न कोई, जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम शब्द बोलते हैं। तो शब्द का मतलब हमेशा याद रखना कि शब्द क्या होता है, वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ दे, जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, उसी को हम शब्द बोलते हैं। इस पॉइंट को समझने का प्रयास करना कि कारक चिन्ह रहित यानी कि जिस शब्द के साथ कारक चिन्ह ना लगा हो, जिस शब्द के साथ विभक्ति का प्रयोग ना हो, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम उसी को बोलते हैं हम शब्द। जैसे मैं यहां लिख दूं कमल का, तो कमल का जो लगा ये कारक चिन्ह हो गया, हमारा संबंध कारक हो गया, षष्ठी विभक्ति है इसमें, ठीक है ना। तो ये कमल का क्या लग गया यहाँ पे, ये कारक लग गया। तो मैंने क्या बोला, कारक चिन्ह रहित, कारक चिन्ह रहित यानी कि जिस शब्द के साथ किसी विभक्ति का प्रयोग ना हो, जिस शब्द के साथ कोई कारक चिन्ह ना लगा हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी समुदाय को क्या बोलते हैं, उसी समूह को क्या बोलते हैं हम, उसी समूह को बोलते हैं हम शब्द बोलते हैं, जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। और अगला जो पॉइंट है बेटा, वो तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि कई बार सवाल पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो बताइए आप कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, क्योंकि सवाल बनता है इस तरीके से कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका जवाब होगा ध्वनि। लेकिन अगर गलती से सवाल में ये बात पूछ ली कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो बेटा ध्वनि नहीं होगी, शब्द होगा हमेशा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट हो जाता है तीसरा हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो लिखो इस बात को कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है बेटा, शब्द होती है, शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द होती है। क्लियर हुई बात यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे कि कमल आ गया एक शब्द, ठीक है ना, कलम आ गया, नयन आ गया, ठीक है ना, प्रभात आ गया, ठीक है ना, और भी अन्य नाम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे शब्द जो है इनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होगा। तो कमल का भी अर्थ होता है, क्योंकि कमल कुछ भी हो सकता है, कमल का फूल भी हो सकता है, कमल किसी लड़के का नाम भी हो सकता है, समझ रहे बात को, कमल किसी कोचिंग सेंटर का भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार कलम, कलम भाई कलम होती है जो ये इसको मारकर बोलते हैं, कलम यानी कि कलम दुआ, तुमने गाना भी सुना होगा, ठीक है ना। तो कलम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। नयन का मतलब नेत्र होता है, प्रभात का मतलब उजाला, यानी कि वर्णों का सार्थक शब्द, वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह, जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। अब इन सब शब्दों का अर्थ कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोल दिया हमने, शब्द बोल दिया। तो चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। अगर चीजें क्लियर हुई है बेटा तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। तो अगला जो पॉइंट है बेटा हमारा पद होगा, इसको तब तक नोट करो फटाफट, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लो। नोट कर लिया होगा। तो अगला पॉइंट बेटा हमारा पद है। तो अगला पॉइंट है बेटा हमारा पद, कि पद क्या होता है, पद, पद अब समझना पद क्या है। क्योंकि बच्चा वर्णमाला तो पढ़ता है, लेकिन बस वो इसे स्पर्श व्यंजन, है ना, और वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, ये पढ़ के बस ये समझ लिया कि वर्णमाला पूरी होगी। जब तक बेटा टर्मिनोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा कि शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, पदबंध क्या होता है ना, ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है, वर्ण समूह क्या होता है, तब तक चीजें आप नहीं समझ सकते, तब तक आप रटते ही रहोगे अपने जीवन काल में। तो चीजों को समझना है, रटना नहीं है। तो चलिए बेटा, अब नंबर आएगा इसका पद का। तो इससे पहले हमने जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी वो पढ़ी शब्द, और शब्द के बारे में मैंने क्या बोला कि शब्द के बारे में मैंने ये बोला कि जिस शब्द के बाद कोई कारक चिन्ह का प्रयोग ना हो तो वही शब्द कहलाता है। यानी कि कारक चिन्ह रहित शब्द क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा, कारक चिन्ह रहित। बात समझ में आई। लेकिन पद में क्या होगा, पद में क्या होगा बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं पद में, कि जब हम कारक चिन्ह लगा देते हैं शब्दों के बाद तो वो शब्द शब्द
न रहकर क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। तो कुल मिला के पहला पॉइंट हमारा यह बना, कारक चिन्ह सहित, कारक चिन्ह सहित शब्द पद कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। कारक चिन्ह सहित शब्द पद कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि कारक चिन्ह रहित शब्द, कारक चिन्ह रहित शब्द नहीं, फिर यहां बोलेंगे वर्ण समुदाय, कि कारक चिन्ह रहित वर्ण समुदाय क्या कहलाएगा, तो शब्द कहलाएगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि कारक चिन्ह सहित, क्योंकि जो कारक चिन्ह लगेगा वो शब्द के बाद लगेगा या वर्ण समुदाय के बाद लगेगा, तो कारक चिन्ह सहित शब्द क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। या फिर मैं कह सकता हूं कि जब शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में या वाक्यांशों में प्रयोग करते हैं, यानी कि जब शब्दों का प्रयोग वाक्य या वाक्यांशों में करते हैं तो शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। क्लियर हुई बात? तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहलाया बेटा, कि जब शब्दों का प्रयोग वाक्य या वाक्यांशों में होता है, जब शब्दों का प्रयोग वाक्य या वाक्यांशों, यानी कि वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा वाक्य या वाक्यांशों में होता है, तो शब्द न रहकर पद बन जाता है, पद बन जाता है। तो शब्द न रहकर क्या बन जाता है बेटा, पद बन जाता है। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जब एक शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तो शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। अब जो मैंने पॉइंट लिखे इनको समझने का प्रयास करते हैं भाई, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि कारक चिन्ह सहित शब्द पद कहलाते हैं, यानी कि जिन शब्दों के बाद हमने विभक्ति का प्रयोग कर दिया या कारक चिन्ह लगा दिया तो वो फिर शब्द नहीं रहते, वो क्या बन जाएगा, पद बनेगा। क्लियर हुई बात? फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि जब हम शब्दों का प्रयोग वाक्य या वाक्यांशों में करते हैं तो शब्द न रहकर क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य में जितने भी शब्द है वे शब्द नहीं है, वे पद है। क्योंकि किसी भी वाक्य को लिखने के लिए हमें विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, और जब विभक्ति का यानी कि कारक चिन्ह का प्रयोग शब्दों के बाद होने लगता है बेटा, तो वो शब्द नहीं कहलाते, फिर वो शब्द की जगह क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो इसका मतलब जब एक शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ अपना संबंध स्थापित कर ले, और जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित करना चाहेगा तो बेटा तब भी विभक्ति का प्रयोग होगा, और जब विभक्ति का प्रयोग होता है तो वो शब्द नहीं कहलाता, वो पद बन जाता है। और सबसे बड़ा पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि कारक चिन्ह सहित शब्द पद बन जाते हैं। तो बेटा इसी के कारण ये सब कुछ लिखा गया। बात समझ में आई? इसी के कारण पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कारक चिन्ह रहित, विभक्ति चिन्ह रहित वर्ण समुदाय शब्द कहलाएगा, लेकिन अगर कारक चिन्ह लगाया हमने किसी शब्द के पीछे तो वो पद बन जाएगा। क्लियर हुई बात? जैसे एग्जाम्पल लिख लो, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं एग्जाम्पल बोल दूंगा, ठीक है ना। लिख लो चाहे, ठीक है, ऊपर उधर लिख दूं। जैसे कि मैंने बोला कमल, अब ये जो कमल है जब तक ये अकेला है तब तक ये शब्द है। बात समझ में आई? लेकिन अगर कमल के बाद मैंने लिख दिया कमल का फूल, तो इसका मतलब ये हुआ कमल शब्द ने इस फूल शब्द के साथ संबंध स्थापित कर लिया, और संबंध स्थापित करने का कारण क्या बना, ये का बना। और क्या क्या है ये का क्या है, संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ इसमें। तो इसका मतलब जब एक शब्द दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित करेगा तो शब्द न रहकर पद बन जाएगा। तो कमल का फूल यहाँ पे क्या हुआ, ये एक वाक्यांश लिखा हुआ है, कमल का फूल, ये पूरा वाक्य नहीं है, ये एक वाक्यांश है, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं कि कमल का फूल जल में खिलता है तो ये पूरा वाक्य होगा, और जितने उस पूरे वाक्य में कमल का फूल जल में खिलता है, इस पूरे वाक्य में जितने भी शब्दों का प्रयोग हुआ तो वे शब्द नहीं है, वे पद है, वे पद कहलाएंगे। अब क्लियर हुई बात? ठीक है ना। जैसे कि मैं बोल दूं कि
क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। तो राम भी पद है, क्रिकेट भी पद है, खेलता भी पद है और है भी पद है। अब इसमें कोई शब्द नहीं है, यानी कि जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में होना लग जाए तो शब्द शब्द न रहकर पद बनेगा। ये दूसरा पॉइंट इस बात की हमें गारंटी देता है। क्लियर हुई बात? तो मैं समझता हूं कि चीजें क्लियर हुई होगी। शब्द और पद में फर्क समझ में आया होगा कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। क्लियर हुई बात? ठीक है ना। और शब्द क्या होता है, पद क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वर्णमाला। तो वर्णमाला का मतलब क्या होगा, लिपि, वर्ण या लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है बेटा, वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में कुल कितने वर्ण है, 52 वर्ण है। और उन 52 के 52 वर्ण को अगर हम सीक्वेंस में लिख दे, सीक्वेंस में अरेंज कर दे, तो उसी को हम वर्णमाला बोलते हैं, वर्णों की माला, यानी कि वर्णमाला। वर्णों की क्या होती है, माला, जैसे कि मोतियों की माला होती है, ठीक इसी प्रकार वर्णों की भी माला होती है और इसी को हम वर्णमाला बोलते हैं। जिस प्रकार मोतियों को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं माला बनाने के लिए, ठीक उसी प्रकार यहां पर वर्णों को अरेंज किया गया है, सीक्वेंस में अरेंज किया गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। लेकिन वर्ण समूह की अगर मैं बात करूं तो वर्ण समूह केवल यही होगा कि वर्णों का अव्यवस्थित रूप, यानी कि क के बाद सीधा अक्षर लिख दो, क के बाद ए लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो ये वर्ण समूह कहलाएगा, अव्यवस्थित रूप। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ध्वनि। ध्वनि का मतलब क्या होगा, जिसको बोला या सुना जा सके, जिसकी अपनी एक आवाज, जो हम मुख से निकालते हैं सबसे पहली चीज, तो वो ध्वनि कहलाती है। और उसी ध्वनि को अगर हमने लिख दिया तो वो क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी। और वर्ण के टुकड़े हम नहीं कर सकते, उसको और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। और वर्ण क्या कहलाता है बेटा, वर्ण कहलाता है स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाता है। तो बेटा एक तो बात तुम्हें यह ध्यान रखनी है कि जो स्वर रहित व्यंजन होता है वो वर्ण कहलाता है, और जो स्वर सहित व्यंजन होता है वो अक्षर कहलाता है। लेकिन जितने भी स्वर होते हैं, टोटल हिंदी में 11 स्वर है, और ये 11 के 11 जो स्वर है ये अक्षर भी है और इन्हीं को हम वर्ण भी बोलते हैं। क्योंकि जो हमारे स्वर होते हैं ये बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं, किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती इनको बोलने में, इनके उच्चारण करने में स्वर के, ठीक है ना। तो यही कारण है कि जो स्वर है बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के उच्चारित किए जा सकते हैं। किसी दूसरे वर्ण की या किसी दूसरे चीज की, तीसरे चीज की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि इसको हम अक्षर भी बोल सकते हैं स्वरों को, और स्वरों को हम वर्ण भी बोल सकते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है ना। तो अगला जो नंबर आया बेटा, ये पद हमारा हुआ समाप्त। अब नंबर आया बेटा पदबंध की। पदबंध क्या है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, एक बार नोट कर लिया होगा। तो पदबंध हेडिंग लगाओ बेटा। अगला तो पदबंध क्या कहलाया, समझने का प्रयास करेंगे भाई। पदबंध है ना, पदबंध। देखो पदबंध को ही हम वाक्यांश बोलते हैं, और इसको हम उपवाक्य के नाम से भी जानते हैं। उपवाक्य के नाम से भी जानते हैं पदबंध को ही। बात समझ में आई? तो पदबंध को हम वाक्यांश भी बोल सकते हैं, उपवाक्य भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो पदबंध के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वाक्य में प्रयोग विभिन्न पदों का समूह। वाक्य में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग विभिन्न पदों का समूह। वाक्य में प्रयोग विभिन्न पदों का समूह क्या कहलाता है, पदबंध कहलाते हैं। तो अभी अभी हमने पद समाप्त किया, तो वाक्य में जितने भी शब्दों का इस्तेमाल होगा वो शब्द ना रहकर क्या बन जाते हैं, पद। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि वाक्य में जो प्रयोग हुए ना विभिन्न पदों का समूह, अलग अलग जो पद होंगे उन्हीं के समूह को हम क्या बोलते हैं, पदबंध बोलते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, मैं बोल सकता हूं कि कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को, कई पदों के योग से, यहां पे लिख देता हूं कि कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करे, जो एक ही पद का काम करे, जो एक ही पद का काम करे। दूसरा पॉइंट बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा पॉइंट समझ में आ गया तो पदबंध समझ में आ जाएगा, उपवाक्य समझ में आ जाएगा, वाक्यांश समझ में आ जाएगा आपके कि वाक्यांश क्या होता है। तो समझने का प्रयास करेंगे। ये तो सिंपल सी भाषा में लिख दिया कि वाक्य में प्रयोग विभिन्न पदों का जो समूह होता है उसी को हम पदबंध बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको और जो है सर्टिफाई कर दूं, इसको और क्लियर कर दूं, तो कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को, कई पदों का योग का मतलब कि वाक्य में जो इस्तेमाल होते हैं वे शब्द नहीं पद होते हैं, तो उन्हीं पदों के योग से बने वाक्यांशों को एक वाक्यांश जो एक ही पद का काम करे। यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात होगी कि जो एक ही पद का काम करे, जो एक ही पद का काम करे। बात समझ में आई। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम पदबंध बोलते हैं कि कई वाक्यों की कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करे, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं, पदबंध बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल लिख लो, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छा राजनीतिज्ञ है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यहां पे जो लिखा हुआ है ना भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जो ये लिखा हुआ है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो है ये संज्ञा पदबंध है। ये क्या काम करेगा, ये संज्ञा का काम करेगी, संज्ञा का काम, संज्ञा पदबंध। यानी कि जब एक या दो या दो से अधिक शब्दों या फिर पद मिलकर क्या काम करे, पदबंध का काम करे, एक ही पद का काम करे, ठीक है ना। तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पूरा का पूरा एक ही पद का काम कर रहा है, ये संज्ञा का काम कर रहा है। ये हमारी संज्ञा हुई कि एक अच्छा राजनीतिज्ञ है। मैं बोल दूं मोहन एक अच्छा लड़का है, तो मोहन एक अच्छा राजनीतिज्ञ है या मोहन एक अच्छा लड़का है, तो इसकी जगह मैं मोहन भी लिख दूं तो वो भी तो संज्ञा बनेगी। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये कई पदों का समूह हुआ, और कई पदों का समूह जो एक ही पद के लिए काम करता हो उसी को हम क्या बोलते हैं, पदबंध बोलते हैं। बात समझ में आई। जैसे मैं बोल दूं कि शामलिका तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट एक सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान है, ठीक है ना, कि शामलिका तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट एक सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान है, सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान है, ठीक है ना, कि शामलिका तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट एक सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान है, ठीक है ना। बात समझ में आई यहां तक। जैसे मैं बोल दूं, ऊपर से मैं रफ कर देता हूं बेटा मैं, ठीक है ना, नोट कर लेना। जैसे मैं बोल दूं एग्जाम्पल, हाँ पहले इसको समझ लो कि जो यहाँ पे शामलिका तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट एक सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान है, तो ये बेटा ये पूरा का पूरा पॉइंट तक ये क्या बन गया, ये संज्ञा पदबंध बन गया। क्या बन गया, ये संज्ञा का काम करेगा, यानी कि संज्ञा पदबंध कहलाया, ठीक है ना, संज्ञा पदबंध कहलाया, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा भाग्य की मारी तुम अब कहां जाओगी, कि भाग्य की मारी तुम अब कहां जाओगी, तो जो भाग्य की मारी तुम अब कहां जाओगी, तो यहां तक जो लिखा हुआ है ना भाग्य की मारी तुम अब कहां जाओगी, ये तुम क्या है, सर्वनाम, तो बेटा ये सर्वनाम पदबंध बना। क्या बना, सर्वनाम पदबंध। क्या बना बेटा, सर्वनाम पदबंध बना, सर्वनाम पदबंध। बात समझ में आई कि तुम यहां पे क्या है, सर्वनाम, तो भाग्य की मारी तुम अब कहां जाओगी, तो सर्वनाम पदबंध बना। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं, मिटा दू उसको, राम ने लंका के राजा रावण को मार दिया,
या मार गिराया, कि राम ने लंका के राजा रावण मार गिराया। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। तो यहां पे जो ये बनेगा, ये क्या बनेगा, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। तो यहां पे जो ये बनेगा लंका का राजा रावण, ये हमारा संज्ञा पदबंध का काम करेगा। बात समझ में आई? ये पदबंध बनेगा लंका के राजा रावण, या राम ने रावण को मार दिया, एक शब्द का भी था, लेकिन लंका के राजा रावण यानी कि जो कई पदों का समूह एक ही पद का काम करता हो उसी को हम पदबंध बोलते हैं। बात समझ में आई? क्लियर हुआ होगा? तो पदबंध हुआ क्लियर, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो पदबंध समझ में आ गया, पद समझ में आ गया, शब्द समझ में आ गया, ठीक है बेटा। इससे आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लो या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगला जो टॉपिक है बेटा हमारा क्या है, वाक्य, कि वाक्य क्या है, अगली जो टर्म है बेटा वाक्य। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, नोट कर लो फटाफट। तो वाक्य क्या होगा देखते हैं। अगली जो टर्म है बेटा हमारी वो है वाक्य। तो वाक्य क्या होता है समझिएगा। वाक्य क्या होता है, तो वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं और उन शब्दों को हम पद कहते हैं। यह बात मैंने अभी समझाई आपको। तो इस बात का मतलब है कि जो हमारी वाक्य की डेफिनेशन बनेगी, कि वाक्य की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो मैं बोल दूंगा कि पदों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। क्योंकि वाक्य के अंदर पद होंगे, क्योंकि शब्दों को ही हम पद बोलते हैं। तो लिखोगे क्या, कि पदों का सार्थक समूह, पदों का सार्थक समूह, पदों का सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ दे, जो एक निश्चित अर्थ दे, जो एक निश्चित अर्थ दे। बात समझ में आई? पदों का सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ दे, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिख सकता हूं कि जो वाक्य होता है इसे ही हम भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई मानते हैं। इसे ही हम क्या मानते हैं बेटा, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई मानते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि इसे ही हम भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई कहते हैं या मानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इस भाषा की सबसे पूर्ण, भाषा की सबसे बड़ी पूर्ण सार्थक इकाई जो होती है वो वाक्य कहलाती है। क्योंकि यहां से हमें पूर्ण अर्थ की अनुभूति होती है। जैसे मैं बोल दूं कि कमल जल में खिलता है, एग्जाम्पल लिखता हूं कि कमल जल में खिलता है, कमल जल में खिलता है, ठीक है। तो ये एक पूरा वाक्य है, पूरे पूर्ण अनुभूति हुई, हमें कमल जल में खिलता है, तो पूरा का पूरा अर्थ समझ में आया, ठीक है ना। जैसे कि दूसरा एग्जांपल में लिख दूं कि राम कल तक्षशिला पर जाएगा, राम कल तक्षशिला पर जाएगा, यानी कि तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट पर जाएगा, तक्षशिला कोचिंग सेंटर पर जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमें एक पूर्ण अनुभूति होगी, राम कहाँ जाएगा, तक्षशिला पर जाएगा, क्या करने जाएगा, पढ़ने जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ तक ये चीजें समझ में आई कि वाक्य क्या होता है, वाक्य बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलिएगा, अब मैं अगर बात करूं बेटा कि कर्म क्या होता है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ऑप्शन डिपेंडेंट सवाल बना देता है। कई बार क्या करेगा, एग्जामिनर पूछ लेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, और हमें जैसे पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन कई बार ऑप्शन में ध्वनि नहीं मिलता तो फिर वर्ण मिलता है, तो आंसर वर्ण होता है। और कुछ किताबों में भी लिखा होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण होता है, लेकिन जब तक ऑप्शन में ध्वनि है तब तक आंसर हमारा ध्वनि रहेगा। जब हमारे ऑप्शन में ध्वनि नहीं होगी तब हमारा आंसर वर्ण होगा। जैसे कि लुसेंट की किताब है, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वर्णमाला का, तो वर्णमाला में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें यही दिया हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो बच्चा रट के चला गया पेपर में वर्ण, कि वर्ण होती है, पता चला ऑप्शन में तो वर्ण था ही नहीं, तो फिर क्या लगाओगे, तो उसका मतलब गलत मान लोगे सवाल। तो सवाल गलत नहीं है, तुम गलत हो, तुम्हें चीजें नॉलेज कम है, समझ रहे बात को। तो भाषा वो बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, उससे चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा बढ़ता हुआ क्रम होता है वो क्या होता है, ठीक है, देखिएगा।
अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, ये हेडिंग लगा दो। ठीक है, सबसे पहले बेटा भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि। ध्वनि के बाद होता है वर्ण, वर्ण के बाद होता है बेटा अक्षर, अक्षर के बाद होता है बेटा शब्दांश, शब्दांश को ही हम बोलते हैं उपसर्ग। शब्दांश यानी कि शब्द का एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम उपसर्ग के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि बोलते हैं प्रतिकूल, तो प्रतिकूल शब्द में प्रति क्या है, उपसर्ग है। समझ रहे बात को? जैसे हम बोलते हैं अत्यधिक, तो अत्यधिक, अत्यधिक अति उपसर्ग है इसमें। समझ रहे बात को? तो अत्यधिक है ना, अति जमा अधिक, तो अधिक से पहले अति लगा हुआ है तो अति उपसर्ग होगा। ठीक है ना, तो उपसर्ग के बाद यानी कि शब्दांश के बाद क्या बनता है बेटा, शब्द। ठीक है ना, और शब्द के बाद क्या बनता है बेटा, पद, और पद के बाद क्या बनेगा, पदबंध, और पदबंध को ही हम क्या बोलते हैं, उपवाक्य या फिर वाक्यांश। और बहुत सारे पदबंध यानी कि वाक्यांशों से मिलकर क्या बनते हैं, वाक्य। यहां पे लिख रहा हूं वाक्य, क्या बनता है बेटा, वाक्य। ठीक है ना, उपवाक्य, पदबंध या वाक्यांश। इसके बाद क्या होगा, वाक्य। वाक्य, बहुत सारे वाक्य से मिलकर क्या बनेगा, पैराग्राफ। पैराग्राफ को क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, अनुच्छेद, अनुच्छेद। और बहुत सारे पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद से मिलकर क्या बनेगा, अध्याय बनेगा, एक पूरा चैप्टर बनेगा। और चैप्टर को क्या बोलते हैं बेटा, अध्याय। क्या बोलते हैं, अध्याय। और बहुत सारे अध्याय से मिलकर, बहुत सारे चैप्टर से मिलकर क्या बनेगी बेटा, पुस्तक बनेगी। क्या बनेगी, पुस्तक। या फिर इसको रचना भी कह सकते हो तुम, कि रचना कर दी हमने किसी पुस्तक की तो रचना बनेगी। ठीक है ना, तो सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ध्वनि। तो बेटा याद रखना अब इस बात को कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तब जाके आप वर्ण बताओगे, अगर ऑप्शन में वर्ण है। अगर मान लो कि किसी ऑप्शन में दे दिया कि ध्वनि भी ऑप्शन में है और वर्ण भी ऑप्शन में है, तो कौन सा लगाओगे, तो ध्वनि लगाओगे, तब वर्ण नहीं लगाओगे। लेकिन जो बच्चे लूसेंट में रट के चले गए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो बेटा वो तो वर्ण पे लगाओगे और सवाल कट जाएगा। अगर मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो एक सवाल 2 नंबर का, तो 2 नंबर उसके गायब है, तुरंत पता भी नहीं चलने का उसको, और वो खुश होता हुआ आएगा कि एक सवाल तो इतना आसान था कि लूसेंट की किताब में से पहले क्वेश्चन फंस गया मुझे, तो मैं तो रटका गया था। तो चीज़ों को समझना है, मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे गणित पढ़ाता हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ या फिर हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं एक ही बात को बार बार बोलता हूँ। तो रट्टाफिकेशन तो बजाना ही नहीं कहीं पे भी। हर चीज़ को समझना है कि कोई भी चीज़ अगर आई तो कैसे आई, क्यों आई। जब तक तुम कब, क्यों और कैसे का क्वेश्चन का आंसर नहीं लोगे तब तक आपको रटना ही पड़ेगा चीज़ों को। समझ रहे बात को? तो रटना नहीं है। ठीक है ना, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ध्वनि होगी। जब तक ऑप्शन में ध्वनि मौजूद है तो आंसर हमारा ध्वनि रहेगा। अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं है, वर्ण है, तब जाके हमें वर्ण देना पड़ेगा आंसर। अगर ये दोनों नहीं है और अक्षर है तो अक्षर आंसर होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डिपेंडेंट जो है एग्जामिनर बना सकता है क्वेश्चन को, और बनाता भी है। ठीक है ना, चलिएगा। तो इसमें हमें एक तो ये 2 चीज होगी हमारी, ध्वनि और वर्ण, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि। अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो वर्ण लगाओगे, अगर ध्वनि और वर्ण दोनों ऑप्शन में नहीं है तो अक्षर लगाओगे। इस तरीके से आपका क्रम रहेगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो वाक्य है, वाक्य क्या है, भाषा की सबसे बड़ी पूर्ण इकाई मानी जाती है जो कंप्लीट अर्थ देती है। ठीक है ना। और एक होता है इसमें शब्द। तो शब्द क्या होगी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द होती है। तो इन बातों को लिख लो वरना तुम भूल जाओगे। ठीक है ना बेटा, चलिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो आंसर क्या है बेटा, ध्वनि। जब तक ऑप्शन में ध्वनि है तब तक आंसर आपका ध्वनि रहेगा। अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं है और वर्ण है तब आंसर आपका वर्ण होगा। अगर ना ध्वनि हो ना वर्ण हो तब आंसर आपका अक्षर होगा, अगर अक्षर मौजूद है। ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। तो यहां पे पूछ क्या लिया, देखो समझना,
क्वेश्चन में नहीं फंसना बिल्कुल भी। यहाँ पे क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, और यहाँ क्या है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई होगी जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होगा, तो बेटा वो शब्द हो सकता है, वो शब्द हो सकता है। तो शब्द के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, तो शब्द होगा। ठीक है ना, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर पूछता है तो शब्द होगा। बात समझ में आई। अगर मैं बात करूं बेटा कि भाषा की सबसे बड़ी पूर्ण सार्थक इकाई क्या होगी, भाषा की सबसे बड़ी पूर्ण सार्थक इकाई क्या होगी, पूर्ण सार्थक इकाई, पूर्ण सार्थक इकाई। तो यहां पे देख क्या बात पूछ ली कि भाषा की सबसे बड़ी, क्या पूछ ली, सबसे बड़ी और पूर्ण है और सार्थक इकाई है। तो बेटा वाक्य होगी, क्योंकि वाक्य जो होता है ये एक पूर्ण अर्थ की अनुभूति हमें कराता है। किसी आदमी ने कोई सेंटेंस बोल दिया तो तुम पूरी बात समझ जाओगे उसकी, समझ रहे बात को। तो भाषा की सबसे बड़ी पूर्ण सार्थक इकाई क्या होगी बेटा, वाक्य होगी। ठीक है ना। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, यहां लिख देता हूं चौथे पॉइंट को, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो मौखिक भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई पूछता है तो आंसर तो अपने आप में 100% ध्वनि रहेगा। क्या रहेगा, ध्वनि रहेगा। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये ध्वनि होता है, क्योंकि जब हम कोई चीज बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे जो मुख से, मुख द्वार से निकलती है, वो सबसे पहले साउंड निकलती है, आवाज निकलती है, और उसी आवाज को हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होगी वो ध्वनि होगी। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। तो लिखित भाषा की बेटा सबसे छोटी इकाई आपको पता है, सब कुछ पढ़ा दिया। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई बेटा वर्ण होगी। तो क्या होगी, वर्ण होगी। बात समझ में आई। ठीक है ना। पहले ध्वनि, ध्वनि को हमने लिख दिया तो लिखित रूप वर्ण कहलाता है कि नहीं कहलाता, बताया था कि नहीं वर्ण में आपको, सर बिल्कुल बताया था। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है ना। तो आज की जो क्लास में हमने पढ़ा वो बहुत चीजें हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी कुल मिला के कि कौन सी चीज क्या होती है। तो सबसे पहले बेटा हमने वर्णमाला पढ़ा। एक बार छोटा सा रिकैप देते हुए रिवाइज करा देता हूं मैं आपका कि सबसे पहले हमने वर्णमाला पढ़ा। तो वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों की माला, लेकिन किसी भी माला को अगर आप अरेंज करोगे बिल्कुल सीक्वेंस में तो ही ना वो माला बनेगी ना अच्छी, एक बिल्कुल क्लीन क्लियर साफ सुथरी। तो वर्णमाला का मतलब क्या होगा कि वर्णों या लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो कुल हिंदी में टोटल 52 वर्ण होते हैं। कुल हिंदी में टोटल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। और उन 52 के 52 वर्ण को अगर तुम व्यवस्थित रूप से लिखते हो तो उसी को हम वर्णमाला बोलते हैं। लेकिन वर्ण समूह क्या कहलाएगा, वर्ण समूह का मतलब होता है बेटा कि जिनका अव्यवस्थित रूप हो, वर्णों का अव्यवस्थित रूप। यानी कि अगर हम वर्णों को अव्यवस्थित रखेंगे तो वो केवल वर्ण समूह कहलाएगा, वो वर्णमाला नहीं कहलाएगा। तो इन चीजों को समझना, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ध्वनि। तो जो मैं तुम्हें बोल के समझा रहा हूं तो अभी जो ये है ये तुम्हारी ध्वनि, मेरी ध्वनि है, ठीक है ना, जिसकी अपनी एक आवाज होती है। मैंने बोल दिया, तुमने सुन लिया, तो इसका मतलब क्या है, ये ध्वनि है। तो जिसको बोला या सुना जा सके, अर्थात जिसकी अपनी एक आवाज हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, वर्ण पढ़ा। तो वर्ण का मतलब क्या होगा, ध्वनि को जब हम लिख देंगे, यानी कि ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। या यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, ये पॉइंट आया कि जो स्वर रहित व्यंजन होगा, स्वर रहित व्यंजन होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, स्वर रहित व्यंजन। यानी कि जिन व्यंजन के साथ स्वर न लगा हो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। जबकि जितने भी स्वर होते हैं वे सारे के सारे वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं। वर्ण का मतलब है जिसके टुकड़े या खंड न किए जा सके, क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। समझ में आई बात, ठीक है ना। जिसको हम लिख सके, पढ़ सके, देख सके, सुन सके, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। अक्षर का मतलब क्या होगा कि ध्वनि का जो मौखिक रूप होगा वो क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। स्वर सहित व्यंजन क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। तो चीजें समझ में आई। उसके बाद हमने पढ़ा शब्द क्या होता है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और जब यही शब्द हम जो है इस्तेमाल करने लग जाए वाक्य या वाक्यांशों में, तो शब्द शब्द न रहकर क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, पद बन जाते हैं।
तो यानी कि वाक्य में जितने भी शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो बेटा आज के बाद तुम उनको शब्द मत बोलना, उनको पद बोलना। क्लियर हुई बात? तो पदबंध क्या होगा कि पदों का एक समूह, जो एक पद का, कई पदों का एक समूह जो एक ही पद का काम करता हो, कई पदों का एक समूह जो एक ही पद का काम करता हो, अर्थात एक ही शब्द का काम करता हो, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को बोलते हैं हम क्या? पदबंध बोलते हैं। पदबंध के बाद आया वाक्य। वाक्य का मतलब पदों का सार्थक समूह। पदों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। क्लियर हुई बात? तो वाक्य एक अपने आप में टॉपिक है, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे जब नंबर आएगा। पाठ्यक्रम में आपने देख ही लिया होगा, वाक्य को हम अलग से ही पढ़ेंगे, क्योंकि वाक्य के अगर मैं अंग की बात करूं बेटा, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। लेकिन एलिमेंट ऑफ सेंटेंस, एलिमेंट ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, अवयव होते हैं, वो कितने होते हैं? वो 6 होते हैं। ठीक है ना? आपने पढ़ा भी होगा, योग्यता, क्रमबद्धता, स्पष्टता, यथार्थता, अन्वय, इस तरीके से। ठीक है ना? तो इन चीजों की चर्चा हम करेंगे बाद में। ठीक है ना? तो अभी हमने जो आज की क्लास हुई, इसमें हमने सबसे अहम रोल, जो हमारा अहम रोल है, क्योंकि किसी भी एग्जाम का अगर तुम्हें पेपर देना है तो सबसे पहले बेटा सिलेबस के बारे में पूरा ज्ञान होना जरूरी है कि तुम्हारे सिलेबस में क्या है और क्या नहीं, क्या तुम्हें पढ़ना है और क्या तुम्हें छोड़ना है। अब हिंदी की किताब ले आओ तुम, इतनी मोटी किताब मिल जाएगी तुम्हें। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि वो किताब सारी पढ़नी तुम्हें, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है, बहुत सारी चीजें छोड़नी भी होती है। तुम्हें केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। केवल मैं यूपी कांस्टेबल को टारगेट नहीं करूंगा, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, अगर उसमें गलती से भी हिंदी आई तो उसको भी कवर करूंगा। क्लियर हुई बात? और यहां तक कि जितने भी मैं एग्जाम्पल या चीजें बताता हूं, वो तुम्हें पेपर में खुद दिखाई देगी, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि तुमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। ठीक है ना? तो अब पूरी क्लास को देखने के बाद ही किसी डिसीजन पर, किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, तभी तुम निर्णय लेना कि तुमने आज जो पढ़ा, क्या तुम्हें इस बारे में पता था ऑलरेडी कि शब्द, पद, पदबंध, ध्वनि, है ना, बस सीधा हेडिंग लगा लिया अपनी कॉपी पर वर्णमाला और बस खत्म कर दी वर्णमाला, स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन। बेटा अभी तो हमने शुरुआत ही नहीं की वर्णमाला, अभी तो मैं केवल और केवल भूमिका जमा रहा था इसमें कि ये है क्या वर्णमाला। ठीक है ना? तो अगली जो क्लास होगी बेटा, हम उसमें पढ़ेंगे कि वर्ण क्या है, वर्ण के भेद क्या है। वर्ण के भेद 3 होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हमें एक शब्द है, जैसे कि ये मैं बोल दूं अतः लिख दिया, तो अतः शब्द हमें इस बात की गारंटी देगा कि किसी भी शब्द को लिखने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। ए क्या है? स्वर है। तय क्या है? व्यंजन है। और ये विसर्ग क्या है? अयोगवा है। तो 3 चीजों की जरूरत पड़ती है हमें किसी भी शब्द को लिखने के लिए, तो स्वर की, व्यंजन की और अयोगवा की। तो इसका मतलब वर्ण के भेद कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो अगली जो क्लास होगी बेटा, वो वर्ण का भेद से हम शुरू करेंगे, यानी कि सही वर्णमाला कल से शुरू होगी। लेकिन ये जो हमने पढ़ा, ये बहुत काम की चीज थी, इसको इग्नोर मत करना, यहां से चीजें ही क्लियर होगी। क्योंकि अगर तुमने वर्णमाला ढंग से समझ ली तो वर्ण जो संधि है, जो तुम्हें सबसे हार्ड लगती है, उसका हवा बना रखा वो सबसे आसान है। वर्णमाला अच्छे से समझ लो एक बार। ठीक है ना? संधि अपने आप क्लियर, संधि जो है एक बार समझ में आ गई तो उपसर्ग अपने आप क्लियर। समझ रहे बात को? तो हिंदी एक कंसेप्चुअल पढ़ना है। बहुत लोगों ने ट्रिक बना ली कि इस ट्रिक को याद कर लो, इस ट्रिक को याद करो। ट्रिक प्रिक कुछ नहीं है, सीधा कंसेप्ट है, कंसेप्ट पर काम करना है। ठीक है? तो चलिए बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना? पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है भाई? चलिए।